हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर की लोकतंत्र का सिद्धांत और व्यवहार थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी सब्जेक्ट की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि आपका DSC 6 मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी सब्जेक्ट के सिलेबस से। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, सिलेबस में हम देखें तो इसमें हमें टोटल 4 यूनिट पढ़नी होती है और 4 यूनिट में हमें टोटल 4 ही चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको एक एक यूनिट के बारे में और एक एक चैप्टर के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहली जो हमारी यूनिट आती है वो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट आती है और यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारा केवल एक ही चैप्टर रहता है, जो कि हमारा रहने वाला है चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम बात करेंगे विचार की उत्पत्ति, प्राचीन यूनान और भारत आधुनिक विकास, प्रक्रियात्मक एवं मौलिक विवरण, समकालीन नव परिवर्तन। तो स्टूडेंट, जो हमारे लोकतांत्रिक है, जो डेमोक्रेसी है, उसके विचार की उत्पत्ति कहाँ से हुई उसके बारे में, और साथ ही प्राचीन यूनान और भारत जो है उसका आधुनिक विकास किस तरीके से हुआ, प्रक्रियात्मक एवं मौलिक विवरण क्या है, और जो समकालीन नव परिवर्तन हुए हैं यानी कि जो अभी अब बदलाव आए हैं रिसेंटली, उन सभी के बारे में हमें चैप्टर नंबर 1 में कवर करना है। तो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करने के साथ ही हमारी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी रहने वाली है यूनिट नंबर सेकंड। और यूनिट नंबर सेकंड में हमें बात करनी है एक ही चैप्टर की, जो कि हमारा रहने वाला है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हम बात करेंगे सिद्धांत, उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र और विमर्शी लोकतंत्र। तो स्टूडेंट, इसमें हमें बात करनी है कुछ ऐसे सिद्धांतों की और कुछ ऐसे लोकतंत्र की जो हमारे डेमोक्रेसी यानी कि जो हमारे लोकतंत्र है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो उदारवादी सिद्धांत के बारे में हमें डिस्कस करना है, जिसमें हमें 3 प्रकार के लोकतंत्र के बारे में बात करना है। फर्स्ट हमारा प्रतिनिधि लोकतंत्र, सेकंड हमारा सहभागी लोकतंत्र और थर्ड हमारा विमर्शी लोकतंत्र। तो इन सभी रूपों के बारे में हमें चैप्टर नंबर 2 में कवर करना है। तो चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करने के साथ ही जो हमारी यूनिट नंबर सेकंड है वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और यूनिट नंबर सेकंड कंप्लीट करने के साथ ही जो हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे वो हमारी रहने वाली है थर्ड यूनिट। और थर्ड यूनिट में हम बात करेंगे हमारे एक ही चैप्टर की, जो कि हमारा रहने वाला है चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 में हमें पढ़ना है संस्थाएं, संविधानवाद, विधायिका और विधान, राजनीतिक दल, मीडिया और नागरिक समाज के बारे में। तो स्टूडेंट, जो हमारा राजनीति है, जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारी पॉलिटी है, उसके जो मुख्य मुद्दे हो गए, जो मुख्य बिंदु हो गए, जैसे कि संस्थाएं हो गई, हमारी संवैधानिक संस्थाएं हो गई, असंवैधानिक संस्थाएं हो गई, संविधानवाद क्या है, विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, विधान क्या है, राजनीतिक दल क्या है, मीडिया की क्या भूमिका रही है, नागरिक समाज क्या है, उन सभी के बारे में हमें चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करना है। तो चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करने के साथ ही जो हमारी थर्ड यूनिट है वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम हमारी लास्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी रहने वाली है यूनिट नंबर 4। और यूनिट नंबर 4 में हमें बात करनी है एक चैप्टर की, जो कि हमारा रहने वाला है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हम बात करेंगे विविधता, प्रतिनिधित्व, वैश्वीकरण और वैश्विक मुद्दे के बारे में। तो स्टूडेंट, जो हमारा देश है वो हमारा अनेकता में एकता वाला देश है, लेकिन हमारा जो भारत देश है उसमें बहुत ही विविधता पाई जाती है, उसके बारे में हमें बात करना है। प्रतिनिधित्व क्या होता है उसके बारे में बात करना है। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, और जो वैश्विक मुद्दे आज के समय में उठ रहे हैं उन सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करने के साथ ही जो हमारा थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे टोटल 4 ही चैप्टर थे, 4 ही यूनिट थे, जो कि मैंने अभी आपको एक एक करके बताए। तो चलिए अब हम एक एक यूनिट को, एक एक चैप्टर को थोड़ा विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो मैं आपको स्वागत करता हूं बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर के थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी सब्जेक्ट के यूनिट नंबर फर्स्ट के इस वीडियो लेक्चर के चैप्टर नंबर फर्स्ट में, जिसमें हम बात करेंगे विचार की उत्पत्ति, प्राचीन यूनान और भारत, आधुनिक विकास, प्रक्रियात्मक एवं मौलिक विवरण, समकालीन नव परिवर्तन के बारे में। तो स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं आज का जो लोकतंत्र है जिसकी ताकत जनता के हाथों में, उसकी जड़ों हजारों साल पहले यूनान और भारत की सभ्यताओं में पाई जाती है। तो चलिए जानते हैं लोकतंत्र की वो दिलचस्प कहानी जो कि राजाओं के शासन से निकल जनता के शासन तक पहुंची है। तो चलिए स्टूडेंट, इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका, एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है जिसमें जनता सर्वोच्च मानी जाती है। तो स्टूडेंट, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता ही सर्वोच्च मानी जाती है। तो स्टूडेंट, यह जो लोकतंत्र है वो हमेशा ऐसा ही था या जैसा आज है वैसा था, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो जो लोकतंत्र है वो हमेशा ऐसा नहीं था। तो आज के समय में जो लोकतंत्र की भाषा है वो है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो स्टूडेंट, यह कोई स्थिर या अंतिम प्रणाली नहीं है बल्कि समय और समाज के साथ बदलती रहती है। तो स्टूडेंट, लोकतंत्र को स्थिर या अंतिम प्रणाली नहीं होती है, यह एक जीवंत विचार है जो कि समय और समाज के साथ परिवर्तनशील होता रहता है, समय के साथ बदलता रहता है। तो लोकतंत्र का इतिहास प्राचीन काल से शुरू होकर आधुनिक काल तक अलग अलग रूपों में विकसित हुआ। तो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक इसकी जो यात्रा है वो बहुत ही लंबी, संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक रही है। तो स्टूडेंट, यही थी हमारी एक छोटी सी भूमिका। भूमिका के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, विचार की उत्पत्ति को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं विचार की उत्पत्ति। जो हमारा ये लोकतंत्र का विचार है इसकी उत्पत्ति आखिर हुई कहाँ से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन यूनान। तो यूनान के नगर राज्य जैसे एथेंस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। तो स्टूडेंट, आप चलिए 2500 साल पहले ग्रीस के एक शहर एथेंस में, तो यहाँ जनता सीधे फैसले लेती थी, कोई संसद नहीं थी, कोई मंत्री नहीं था, हर नागरिक नीति बनाने में शामिल होता था। तो जनता सीधे निर्णय लेने में भाग लेती थी, हालांकि इसमें सभी शामिल नहीं थे, महिलाएं, दास और विदेशी बाहर रहते थे। तो स्टूडेंट, इसे जो ये हमारी एथेंस था जहाँ पे जनता सीधे फैसले लेती थी, इसे हम कहते थे डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन आप यहाँ पर एक बात याद रखिए, ये जो लोकतंत्र था ये सभी के लिए नहीं था, महिलाएं, दास और विदेशी नागरिक इससे बाहर रखे गए थे। फिर भी यह मानव इतिहास में पहली बार था जब जनता को शासन का केंद्र माना गया। तो ये तो हमारा प्राचीन यूनान में हो गया। अब हम बात कर लेते हैं भारत में। तो भारत में हम देखें तो प्राचीन भारत में गणराज्य थे, जैसे लिच्छवी गणराज्य। तो अब हम बात करते हैं भारत की धरती पर जहाँ की लिच्छवी जैसे गणराज्य थे। यहाँ कोई राजा नहीं बल्कि एक सभा शासन चलाती थी। तो यहाँ राजा नहीं बल्कि सभा द्वारा शासन होता था, निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे, जिससे लोकतांत्रिक भावना का आरंभ हुआ। तो स्टूडेंट, जो हमारा लिच्छवी साम्राज्य है यहाँ पर जो निर्णय होते थे वे सामूहिक रूप से लिए जाते थे, यानी भारत में भी लोक के द्वारा शासन का बीज बहुत पहले बोया जा चुका था। तो यही था हमारे लोकतांत्रिक विचारों का आरंभिक रूप। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, भारत में लोकतंत्र के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं डेमोक्रेसी इन इंडिया के बारे में। तो भारत में लोकतंत्र अगर हम देखें तो भारतीय लोकतंत्र की जड़ें प्राचीन गणराज्यों में थी। तो स्टूडेंट, जो भारतीय लोकतंत्र की जो हमें शुरुआत मिलती है वो हमें प्राचीन गणराज्यों में देखने को मिल जाती है। स्वतंत्रता के बाद 1950 में भारत ने संविधान लागू किया और लोकतंत्र को अपनाया। जैसे कि आप सभी जानते हो 1950 में हमारा संविधान लागू किया गया था और उसी समय जो लोकतंत्र था उसको अपनाया गया। और इस लोकतंत्र की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो स्टूडेंट, हर 18 साल से ऊपर नागरिक को वोट देने का अधिकार था। हालांकि जो ये अब आयु सीमा रखी गई, ये स्टार्टिंग में 21 साल रखी गई थी, लेकिन बाद में इसको घटाकर 18 साल कर दिया गया। साथ ही मौलिक अधिकार यानी कि नागरिकों की आजादी और समानता की गारंटी ली गई है, कुछ ऐसे अधिकार उनको दिए गए हैं। संघीय ढांचा देखने को हमें मिलता है, यानी कि केंद्र और राज्यों में जो शक्ति का बंटवारा है वो हमें देखने को मिलता है। स्वतंत्र न्यायपालिका है यहाँ पे, जो कि संविधान की रक्षा करती है। यानी कि भारत ने लोकतंत्र को सिर्फ अपनाया ही नहीं है बल्कि उसे एक नया जीवन भी दिया है। तो स्टूडेंट, ये थी लोकतंत्र की शुरुआत की कहानी, यूनान से भारत तक की प्रेरणादायक यात्रा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा रहने वाला है आधुनिक विकास को लेकर। तो स्टूडेंट, लोकतंत्र अब सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया नहीं रही बल्कि यह समानता, स्वतंत्रता और न्याय का जज्बा भी बन चुका था। तो कैसे पहुंचा लोकतंत्र इस मुकाम तक, चलिए जानते हैं।
तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे आधुनिक विकास के बारे में। तो औद्योगिक क्रांति और आधुनिक विचारकों ने लोकतंत्र को नया रूप दिया। तो स्टूडेंट 18वीं सदी में जब औद्योगिक क्रांति और नए विचारक आए तो उन्होंने लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी को एक नया आकार दे दिया। अमेरिकी क्रांति 1776 और फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने लोकतंत्र को मजबूत किया। तो स्टूडेंट अमेरिकी क्रांति 1776 और फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने जनता की जो शक्ति है उसको मजबूत किया। धीरे धीरे लोकतंत्र प्रतिनिधिक रूप में विकसित हुआ, यानी कि जनता जो थी वो अपने प्रतिनिधि चुनती है जो कि उसकी ओर से शासन चलाते हैं। तो आज लोकतंत्र प्रतिनिधिक रूप में ज्यादा प्रचलित है। तो आज का जो लोकतंत्र है वो संविधान, संस्थाओं और मानव अधिकारों पर आधारित लोकतंत्र है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आधुनिक विकास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रक्रियात्मक एवं मौलिक विवरण के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रक्रियात्मक और मौलिक लोकतंत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के बारे में। तो इसमें ध्यान प्रक्रियाओं जैसे चुनाव मतदान पर दिया जाता है। तो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में जो जोर रहता है वो चुनाव मतदान और प्रक्रियाओं पर रहता है। अगर चुनाव नियमित और निष्पक्ष है तो लोकतंत्र माना जाता है। तो यदि चुनाव नियमित और स्वतंत्र है तो लोकतंत्र माना जाएगा, उसको ही हम प्रक्रियात्मक लोकतंत्र कहते हैं। सेकंड हमारा आता है मौलिक लोकतंत्र। मौलिक लोकतंत्र में हम देखें तो इसमें केवल चुनाव ही नहीं बल्कि समानता, न्याय, स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा भी जरूरी है। तो स्टूडेंट क्या सिर्फ चुनाव ही लोकतंत्र है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक गरीबों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को समान अवसर नहीं मिलेंगे, जब तक न्याय और स्वतंत्रता सबके लिए नहीं होगी, तब तक जो लोकतंत्र है वो अधूरा माना जाएगा। तो यही है हमारा लोकतंत्र की आत्मा, यानी कि हमारे मौलिक लोकतंत्र। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं केवल चुनाव होने से लोकतंत्र पूरा नहीं होता जब तक गरीब, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को समान अवसर ना मिले। तो स्टूडेंट यही थे हमारा प्रक्रियात्मक एवं मौलिक विवरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है लोकतंत्र में समकालीन नव परिवर्तन। तो अब हम बात कर लेते हैं लोकतंत्र में समकालीन नव परिवर्तन के बारे में। तो 21वीं सदी में नए बदलाव देखे तो 21वीं सदी में जो लोकतंत्र है उसने कई रूप लिए, जैसे कि ई लोकतंत्र, ई डेमोक्रेसी जो कि आज के समय में बहुत फेमस माना जाता है। तो तकनीक और इंटरनेट से नागरिक भागीदारी बढ़ी। तो अब जो नागरिक है वो तकनीक और इंटरनेट से नीतियों से सीधे जुड़ रहा है। सेकंड हमारा आता है द्रव लोकतंत्र, जिसमें प्रतिनिधि चुनने और सीधे मतदान दोनों का मिश्रण है। तो प्रतिनिधित्व तो प्रत्यक्ष भागीदारी ये हमें देखने को मिली है। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का असर राष्ट्रीय लोकतंत्र पर पड़ा। तो जो अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे है उसका असर भी राष्ट्रीय लोकतंत्र पर पड़ता है। सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट्स हो गए जैसे कि मानव अधिकार हो गए, पर्यावरण, लैंगिक समानता जैसे जो मुद्दे हैं उसने लोकतंत्र को एक नया आयाम दे दिया, एक नई दिशा दे दी। लेकिन स्टूडेंट इन सभी के साथ ही कुछ चुनौतियां भी है, जैसे कि जातिवाद, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता और फेक न्यूज जो कि सच्चाई को चुनौती देती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा 21वीं सदी में नए बदलाव, लोकतंत्र में समकालीन और नव परिवर्तन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर के एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखें तो लोकतंत्र प्राचीन विचार है, लेकिन इसकी परिभाषा और स्वरूप समय के साथ बदलते रहे हैं। तो स्टूडेंट जो लोकतंत्र है वो बहुत ही प्राचीन है, लेकिन ये समय के साथ परिवर्तनशील रहा है। तो सिर्फ चुनाव ही नहीं बल्कि समानता, स्वतंत्रता यही इसकी आत्मा है। तो केवल प्रक्रिया ही प्राप्त नहीं है बल्कि लोकतंत्र की आत्मा मौलिक मूल्य, समानता, स्वतंत्रता, न्याय में है। आधुनिक दौर में लोकतंत्र को तकनीक और सामाजिक न्याय से जोड़ना जरूरी है। तो स्टूडेंट आज जरूरत है हम लोकतंत्र को तकनीक और सामाजिक न्याय से जोड़े, ताकि जो जनता की आवाज है वो सच में सर्वोच्च बने रहे। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है और साथ ही हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारा टोटल एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो यही थी हमारी फर्स्ट यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।